हेलो क्लास। लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी के अबाउट पढ़ाया था, डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के हो गए। उसका एक रिजल्ट निकाला था अपन ने पीई, और इन ब्रैकेट क्या होता है यहाँ पे cos θ1 माइनस cos θ2। समझ में आ रहा है ना? ये क्या होता है यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या होता है यहाँ पे ये डेल्टा यू जो है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे u1 माइनस क्या होता है यहाँ पे u2। समझ में आ रहा है? सॉरी u2 माइनस क्या होता है यहाँ पे u1, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला किसी रेफरेंस पे मैंने समझाया था माइनस पी, और ये क्या होता है यहाँ पे cos थीटा। तो दो फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे लास्ट लेक्चर, आपने देखा होगा अच्छे से। एक तो ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, एक फॉर्मूला ये एक्सप्लेन किया था। तो आज उसी के बेसिस से क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ग्राफ भी समझाया था मैंने। तो एक क्वेश्चन है जो यहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन ये ध्यान देना पी का मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। ये क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ए। बात समझ आ रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो हमें मालूम क्या करना है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले क्या मालूम करना है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन को देखना है यहाँ पे क्या मालूम करना है हमें। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 centimeter is placed where it's making an angle 30 degree to a uniform electric field 10 to the power 5 Newton per क्या होता है कूलम। If it experiences a torque of 10 root 3 Newton meter, the potential energy of dipole। तो ये ध्यान देना यहाँ पे सारे डेटा दे रखे हैं, और हमें क्या निकालना है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो ये समझ लो यहाँ पे क्या क्या दिया है। बोल रहे हैं कि अगर ये मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन को समझो यहाँ पे, और इसका डायरेक्शन समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है और डाइपोल को प्लेस कर रहे हो। डाइपोल की प्लेसिंग इस तरीके से है कि ये क्या होता है यहाँ पे, अगर ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हो ना इस लाइन को। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है 30 डिग्री पे प्लेस होता है। अब क्या होता है डाइपोल का लेंथ दिया है, लेंथ कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। और थर्ड क्या होता है यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 10 रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 न्यूटन पर क्या होगा यहाँ पे न्यूटन मीटर। अब ये सारे डेटा हमें गिवन है, और मालूम क्या करना है कि पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे यहाँ पे समझना है। यहाँ पे यू नो दैट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, और बोला था किसी एंगल पे पर्टिकुलर अगर बोले तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है माइनस, और ये क्या होता है यहाँ पे पीई। समझ में आ रहा है? ये क्या होता है यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे पी cos थीटा, वेयर P is the electric dipole moment, E is the electric field, theta is the angle between electric dipole moment and electric field। अब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वैल्यू रखने से पहले क्या है यहाँ पे P का वैल्यू दिया है, आंसर लो। P कैसे फाइंड करोगे, तो ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे मैं P फाइंड कर रहा हूँ। समझ आए यहाँ पे P कैसे निकालते हैं। P के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे कि ये क्या होता है, सॉरी यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला यू नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है Pe sin थीटा। समझ में आ रहा है ना? तो टॉर्क कितना दे रखा है, तो यहाँ पे टॉर्क दे रखा है 10 रूट 3। समझ में आया ना? और दूसरा क्या होता है यहाँ पे P हमें मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 to the power 5 और cos थीटा। अब ये समझना है यहाँ पे cos थीटा में क्या रखोगे, यहाँ पे cos थीटा की जगह पे 30, cos 30 के सॉरी sin 30 है। समझ में आ रही है ना? यहाँ पे cos नहीं रहेगा sin रहेगा, तो sin थीटा, थीटा के प्लेस पे 30 रखा, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना हाफ। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 रूट 3, और इधर क्या होता है यहाँ पे P इंटू 10 to the power 5। तो यहाँ से P का वैल्यू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू आ रहा है, ये 10 to the power 5 इधर जाएगा तो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा पावर। तो यहाँ पे क्या होता है 20 रूट 3 इंटू 10 to the power -5। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकल है। ये किसका वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा इंटू 10 to the power -5। ये वैल्यू निकल के आ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। P पता है हमें, और क्या होता है यहाँ पे E पता है, थीटा पता है, तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। वैल्यू रखना स्टार्ट करो यहाँ पे U इज इक्वल टू यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस, और P के प्लेस पे कितना हो जाएगा, तो 20 रूट कितना होता है यहाँ पे 3, और इंटू क्या होता है यहाँ पे 10 to the power -5, और इधर क्या होता है यहाँ पे E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 10 to the power यहाँ पे 5।
दूसरा क्या होता है यहाँ पे कॉस कितना आ जाएगा 30, कॉस 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू यू नो दैट यहाँ पे √3/2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये क्या होता है -20 और रूट कितना हो जाएगा 3 और इनटू क्या होता है यहाँ पे 10⁵ प्लस और माइनस, तो यहाँ पे 1 मतलब 10�0 बचेगा जिसका वैल्यू 1 होता है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3 अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 बचेगा और 2 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे -10, तो इनटू क्या हो जाएगा 3 -30 जूल, ये आंसर आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो याद रखना इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, बहुत टफ नहीं होता है, डेटा का इधर उधर होता है, समझ आ रहा है ना, कि कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको मालूम करना होगा, बाकी सारे डेटा दे रखे हो सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट दिया हो तो क्या होता है दूसरे फॉर्म में आपको रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ना दिया हो, तो याद रखना इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, नोट करना इसे अच्छे से। ध्यान रहे बच्चे, एक यहाँ पे मतलब इस पे भी क्वेश्चन आता है, एक टॉपिक और है, लास्ट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ आ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। ये समझो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो P cos θ1 माइनस cos θ2 होगा, समझ में आ रहा है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ रहा है और आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये समझो यहाँ पे पूरा डायग्राम क्या दे रखा है यहाँ पे। एक क्या होता है यहाँ पे डाइपोल है, बात समझ आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है एक डाइपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली, और यहाँ पे क्या होता है एक डाइपोल जो कि क्या होगा यहाँ पे थीटा एंगल पे प्लेस है, θ1 एंगल पे, समझ आ रहा है ना। अब इसको स्लोली आप मूव करा रहे हो और स्लोली मूव करा के इस डाइपोल को क्या होता है यहाँ पे θ2 एंगल पे टर्न कर देते हो। पहले किस पे θ1 एंगल पे था, बाद में टर्न होके किस पे आ गया θ2। तो फर्स्ट पोजीशन अगर देखा जाए तो यहाँ पे θ1, सेकंड पोजीशन पे आते आते कितना एंगल हो गया यहाँ पे θ2। कहाँ से देख रहे हो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, समझ में आ रहा है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से इसको मूव करा रहे हो तो याद रखना यहाँ पे स्लोली मूव करा रहे हो। अब स्लोली अगर मूव कराओगे तो डेफिनेटली ये ध्यान देना यहाँ पे कि स्लोली मूव कराने पे ये और इतना ज़्यादा स्लो मूव कराना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है, बात समझ आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 आ जाए। अभी आप खुद सोचो यहाँ पे किसी भी पार्टिकल को बहुत ज़्यादा स्लो मूव कराओगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी एक्सेलरेशन क्या होगा 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम आएगा। अगर दोनों सेम आएगा तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 0। तो वही यहाँ पे समझाया कि इसको बहुत ज़्यादा स्लो मूव करा रहे हो, समझ आ रहे हो ना, कि मान लो यहाँ पे कम से कम 1 मंथ लग गए इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाने पे। आप खुद सोच लो एक्सेलरेशन क्या होगा 0 अप्रोक्सीमेट, और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या रहेगा कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल दोनों का क्या रहेगा वैल्यू सेम, तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा यहाँ पे 0। इसीलिए यहाँ पे स्लो मूव करा रहे हैं, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है 0, लेकिन मूव करा रहे हैं किसके थ्रू, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू। तो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू अगर मूव कराओगे तो वर्क डन तो करना पड़ेगा डाइपोल को घुमाने के लिए, तो वर्क डन यहाँ पे फाइंड करना है कितना डाइपोल के थ्रू यहाँ पे वर्क डन कर रहे हो। अब समझना है यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, तो ये चीज यहाँ पे निकालना है हमें, और ये इस फॉर्मूले के हेल्प से, और समझना है इस फॉर्मूले के हेल्प से किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले ये समझो यहाँ पे वर्क एनर्जी, एक क्या होता है वर्क एनर्जी पावर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, बात समझ आ रहा है, जिसमें क्या होता है यहाँ पे नेट वर्क डन क्या होता है यहाँ पे हमेशा याद रखना टोटल वर्क डन क्या होता है यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब वर्क डन यहाँ पे दो तरीके से आएगा, एक तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण और दूसरा क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण। अब समझो यहाँ पे दो चीजें क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और दूसरा एक्सटर्नल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डाइपोल पे लग रहा होगा और दूसरा आप लगा रहे हो इसको, बात समझ आ रही है एक्सटर्नल फोर्स, तो दोनों के कारण वर्क डन आएगा कि नहीं। तो टोटल वर्क डन के प्लेस पे यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स और वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड किया और चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। अगर चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा तो ये क्या होता है यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस ये चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना निकाला हमने 0,
तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि एक्सटर्नल वर्क डन का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ क्या होता है यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाला। अब यहाँ पे मैं एक चीज और समझा रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो भी वर्क डन होगा, याद रखना है यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ क्या होता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। वैसे लिखा क्या जाता है आपको बताऊं, तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ क्या वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, बात समझ आ रहा है। और कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स तो कंजर्वेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है कि नहीं, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे PE, और ये क्या होता है यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस क्या होता है यहाँ पे cos थीटा 2। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल का वैल्यू कितना होगा, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। समझ में आ रहा है ना। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम निकाल रहे हैं, इसको भी देखना है। यहाँ पे रिजल्ट क्या है, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू, समझना है यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू 0 है, कहने का मतलब डायपोल पहले क्या होता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था, पास में आ रहा है, और फिर प्लेस करके क्या होता है यहाँ पे थीटा एंगल पे आ गया, समझ में आ रहा है ना। तो थीटा 2 कितना आ रहा है यहाँ पे, थीटा 1 0, थीटा 2 कितना आ रहा है, थीटा। तो याद रखना इस सिचुएशन में वैल्यू रखोगे तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे P, और इधर क्या होता है यहाँ पे cos 0 माइनस क्या होता है यहाँ पे cos थीटा, cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल आता है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल बिकम्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे P1 माइनस cos थीटा। ये भी याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। बस इतना याद रखना हमने किया क्या, एक बार समराइज करा देता हूँ मैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रखा और इस डायपोल को थीटा 1 एंगल पे प्लेस था। अब थीटा 1 से थीटा 2 पे ले जाने में इसको वेरी स्लो प्रोसेस कर रहे हो, कहने का मतलब क्या होता है, वर्क डन तो कर रहे हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन बहुत स्लोली मूव करा रहे हो। अगर स्लो मूव कराओगे तो एक्सेलरेशन अप्रोक्सीमेटली 0 माना जाता है, और एक्सेलरेशन 0 माना जाएगा तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, 0। क्यों आएगा, तो इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर जाता है, अगर वो बराबर होगा तो यहाँ पे चेंज ऑफ क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा, आगे क्या किया, वर्क, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ये यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, वर्क एनर्जी थ्योरम, समझ में आ रहा है। इससे क्या लिखा है यहाँ पे, वर्क डन ड्यू टू टोटल फोर्स, बात समझ रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू टोटल फोर्स बिकम्स टू कितना हो जाएगा, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू रखा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का कितना हो जाता है यहाँ पे 0। वर्क डन दो फोर्स के कारण आ रहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और दूसरा आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने के लिए, दोनों का वर्क डन ऐड किया। अब इसको इधर ले जाओगे तो नेगेटिव साइन आया, नेगेटिव साइन आया तो यहाँ पे क्या होता है, चेंज ऑफ, ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसका नेगेटिव साइन ये एक्सटर्नल के बराबर होता है। बस इसके आगे तो आपको पता है, तो इसको नोट कर लेना अच्छे से, एक क्वेश्चन कराता हूँ इसे पे, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस से जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, समझना यहाँ पे। The work done in deflecting a dipole through 180 degree from field direction is, अब यहाँ पे वर्क डन के वैल्यू देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो बोल क्या रहा है यहाँ पे, वर्क डन का वैल्यू बताओ। बात समझ आ रही है, किसका वैल्यू यहाँ पे, वर्क डन ड्यू टू, अब ये कहीं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लिखा होगा, लेकिन जब वर्क डन बोलेगा तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण है, उसका फॉर्मूला याद रखना यही लगेगा, क्या यहाँ पे PE, और क्या होता है यहाँ पे अगर देखा जाए तो cos थीटा 1 माइनस क्या होता है यहाँ पे cos थीटा 2, समझ आ रहा है ना। तो बोल क्या रहा है कि डायपोल, डिफ्लेक्टिंग अ डायपोल थ्रू 180 फ्रॉम फील्ड डायरेक्शन, कहने का मतलब पहले डायपोल तो फील्ड डायरेक्शन में था, मतलब नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज इधर,
फिर यहाँ से टर्न करके ये इधर ऐसे होगा कि पॉजिटिव चार्ज इधर और ये नेगेटिव चार्ज इधर। अब ये तो पूरे 180 घुमाए गए कि नहीं, यहाँ पे कितना घुमाया गया, इसको टर्न किया गया 180 डिग्री। तो पहले θ1 कितना था 0 और θ2 क्या होता है यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री। ये बच्चे समझने वाली बात है, बात समझ आ रही है ना। रख दो वैल्यू तो कितना हो जाएगा यहाँ पे PE और इधर क्या होता है cos कितना हो जाएगा 0 माइनस क्या होता है cos 180। cos 180 का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 2PE। तो यहाँ पे बस समझना इतना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पहले डायपोल प्लेस था, तो एंगल कितना रहा होगा इनिशियल 0, θ1 का वैल्यू 0 और इसको टर्न किया 180 डिग्री, मतलब ये जो पॉजिटिव इधर आ जाएगा नेगेटिव उधर जाएगा, तब तो 180 टर्न करना पड़ेगा कि नहीं। तो θ2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब वैल्यू रखने के बाद आ रहा है कि नहीं रिजल्ट, तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पे बी। समझ में आ रहा है ना, अच्छे से नोट करो। और यहीं पे इलेक्ट्रिक डायपोल चैप्टर के होते हैं कंप्लीट हो जाता है अपना, ठीक है ना, नोट करना अच्छे से।